हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम 1919 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। इसका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम नाम क्यों पड़ा? मॉन्टेग्यू उस समय भारतीय मंत्री हुआ करते थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के गवर्नर हुआ करते थे। तो भारत मंत्री और गवर्नर के नाम के आधार पर इसका नाम चेम्सफोर्ड अधिनियम पड़ा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब 1919 के भारत शासन अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहली बात तो यह है कि इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक प्रस्तावना थी, एक प्रस्तावना और 47 अनुच्छेद थे और 2 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना थी, 47 अनुच्छेद और 2 अनुसूचियां थी। इसके अलावा इसकी क्या क्या विशेषताएं थी ये देखते हैं। पहली विशेषता ये थी कि कई दिनों से या लंबे समय से भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा ये मांग की जा रही थी कि जो भारत मंत्री है उसकी जो परिषद होती थी उसको समाप्त करने की मांग की जा रही थी। अब ये तो आप जानते हो कि भारत मंत्री कौन होता था? भारत मंत्री एक ब्रिटेन की जो संसद होती थी उनमें जो कैबिनेट होता था यानी कैबिनेट मंत्री होते थे, उनमें से एक मंत्री को और बाहर सचिव का पद दिया सौंपा जाता था। उसका काम क्या था? भारत के प्रशासन से संबंधित शासन चलाना, उसकी देख रेख करना, उसके अनुसार ही होता था। इसलिए उसको भारत मंत्री या भारत सचिव कहा जाता था। इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत मंत्री परिषद होती थी और उसमें सदस्य पहले कम से कम 12 और अधिकतम 14 होते थे। अब इसकी ये जो मांग की जा रही है कि इसको समाप्त किया जाए, और तो इसलिए इसको इस अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया गया, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए। अब ये संशोधन क्या क्या किए गए थे? 1919 के अधिनियम के तहत एक संशोधन ये किया गया कि इसमें जो सदस्य संख्या थी उसको कम कर दिया। कम से कम 8 सदस्य और अधिकतम 12 सदस्य रखने का प्रावधान था, और इससे पहले क्या था? कम से कम 12 सदस्य और अधिकतम 14 सदस्य रखने का प्रावधान था। दूसरा, इसमें संशोधन यह किया गया कि भारतीयों को पहले इसमें 2 भारतीय सदस्य रखने का प्रावधान था। अब इस 1919 के अधिनियम के तहत 3 सदस्य भारतीय नियुक्त हो सकते थे। 2 विशेषता। तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें जो सदस्य नियुक्त होता था वो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहा हो और नियुक्ति से पूर्व 5 वर्ष पहले भारत को नहीं छोड़ा हो, वो उसमें नियुक्त हो सकता था। चौथी विशेषता यह थी कि इनका जो वेतन है वो भी बढ़ा दिया। पहले 1000 पाउंड हुआ करता था, अब 1919 के अधिनियम के तहत इसका उन सदस्यों का वेतन 1200 पाउंड कर दिया, और जो भारतीय सदस्य होते थे उनको 600 पाउंड अलग से भत्ते के रूप में दिए जाते थे। ये इसकी विशेषता थी। और इसमें क्या परिवर्तन किए गए? इनका जो कार्यकाल होता था भारत मंत्री परिषद का वो पहले 7 वर्ष हुआ करता था। कितना? 7 वर्ष। इस अधिनियम के तहत इनका कार्यकाल कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। अब इसका कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। इसके अलावा 1919 के भारत शासन अधिनियम की और विशेषता यह थी कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, और केंद्रीय शासन में पहले की तरह अनुत्तरदायी शासन जारी रहा। केंद्र में पहले की तरह अनुत्तरदायी शासन जारी। तो तीसरी विशेषता यह होगी, केंद्र में पहले की तरह अनुत्तरदायी शासन को जारी रखा गया। चौथी विशेषता इसी के तहत क्या थी कि नरेश मंडल का गठन किया जाना प्रस्तावित था। नरेश मंडल का गठन किया जाना था। इसमें 121 सदस्य होने थे। कितने? 121 सदस्य। अब नरेश मंडल में क्या होता था? 109 सदस्य तो बड़ी देशी रियासतों के होने थे और 12 सदस्य छोटी देशी रियासतों के सदस्य होने थे, और इसका गठन 1921 में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? वाइसराय को बनाया गया था। इसके अलावा इसकी 1919 के अधिनियम की और विशेषता यह थी कि प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत की गई। हम ये जानते हैं कि 1892 के अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष रूप से मतदान करने की शुरुआत हुई, यानी मतदान करने की शुरुआत 1892 में हुई, लेकिन वो अप्रत्यक्ष था। और 1919 के अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष रूप से मतदान करने की शुरुआत हुई, और इसमें भारतीयों को मतदान करने
कि 10% बढ़ा दिया गया, यानी भारतीय लोग है वो 10% भारतीय लोग मतदान कर सकते थे, ये भी इसमें बढ़ा दिया गया। इसके अलावा 1909 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी उसको बंद न करके इसमें और बढ़ोतरी कर दी गई। और इसमें और बढ़ोतरी क्या की, मुसलमानों का जो अलग से प्रतिनिधित्व था उसको जारी रखा गया। इसके अलावा पंजाब प्रांत में सिखों को और प्रतिनिधित्व दिया गया, एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों को प्रतिनिधित्व दिया गया और 2 प्रांतों में अंगल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया और 3 प्रांतों को छोड़कर के और अन्य प्रांतों में यूरोपीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया अलग से। और इसके अलावा और इसमें क्या क्या विशेषताएं थी, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के जो 8 प्रांत थे, 8 प्रांत यानी प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना कर देगी, प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना कर देगी। द्विवेद शासन का मतलब यह है कि 2 प्रकार से शासन, एक तो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके नियंत्रण में, एक जो लोकप्रिय मंत्री होते थे उनके नियंत्रण में। गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को रक्षित विषय दिए गए और लोकप्रिय मंत्री और उसके परिषद को हस्तांतरित विषय सौंप दिए गए। इस प्रकार 2 प्रकार से शासन चलता था। इसके अलावा इस 1919 के भारत शासन अधिनियम में जो द्विवेद शासन की व्यवस्था की गई थी उसमें 8 प्रांतों में 1 अप्रैल 1921 को यह व्यवस्था लागू कर दी गई। कब? 1 अप्रैल 1921 को 8 प्रांतों में। 8 प्रांत कौन कौन से थे? बंगाल, बिहार, बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास और संयुक्त प्रांत और पंजाब में। कौन कौन से? बंबई, बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश, मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब। इस प्रकार से 7 तो 1921 में कर दिया और 8वां जो प्रांत था संयुक्त उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत उसको 1932 में शुरू कर दिया गया। इसका एक सूत्र है 3B2M 3B2M संयुक्त होकर पंजा हो गया। 3B2M संयुक्त होकर पंजा हो गया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। सूत्र क्या है इसका? 3B2M संयुक्त होकर पंजा हो गया उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में। तो इन 8 प्रांतों में द्विवेद शासन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा जो केंद्र में जो सदन थे उसको द्विसदनात्मक कर दिया। पहले एक सदन हुआ करता था, 1919 के अधिनियम के तहत 2 सदन बना दिए, एक तो विधान सभा और एक विधान परिषद। विधान सभा है उसका कार्यकाल 3 वर्ष हुआ करता था और विधान परिषद उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। विधानसभा वर्तमान की लोकसभा के अनुसार होती थी और विधान परिषद वर्तमान की राज्यसभा के अनुसार होती थी। अब इन विधानसभा का के चुनाव है वो चुनाव और गठन, पहले विधानसभा गठन 1920 में हुआ, दूसरा 1923 में, तीसरी का 1926 में, चौथी का 1930 में, पांचवी का 1934 में और छठी का 1945 में गठन हुआ था। और विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? फ्रेडरिक वाइट को बनाया गया। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट को बनाया गया और प्रथम उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति है जो भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया उस समय जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वही सच्चिदानंद सिन्हा है जिसको प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था विधानसभा का। और प्रथम भारतीय व्यक्ति जिसको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया वो था विठल भाई पटेल। और विठल भाई पटेल कब बने? 1925 में। इसके अलावा विधान परिषद होती थी, इसमें सदस्य होते थे 60 सदस्य रखने का प्रावधान किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष अलेक्जेंडर मोंडीमैन को बनाया गया। और विधानसभा में सदस्य कितने रखे गए थे? 140 और निर्वाचन के समय 145 हो गए और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 रखी गई थी जो अलग अलग प्रांतों से चुनकर आते थे। इसके अलावा और क्या क्या है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी विशेषताएं।
तो 1919 के बाल शासन अधिनियम की में एक तो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना, और इसी अधिनियम में 47 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद कह दो या धाराएं कह दो, धाराएं, धाराएं या अनुच्छेद। 47 अनुच्छेद थे और 2 अनुसूचियां थी, 2 अनुसूचियां, 2 अनुसूची थी। अब इसकी विशेषता क्या क्या थी बाल शासन अधिनियम की? तो एक तो जो केंद्रीय प्रशासन है, केंद्रीय प्रशासन में बदलाव किया गया। एक बाल शासन की जो परिषद होती थी, भारत सचिव की परिषद में परिवर्तन, और इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कर दी गई, और प्रांतों में आंशिक रूप से, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना, शासन की स्थापना, और केंद्र में पहले की तरह अनुत्तरदायी शासन। और इसके अलावा और क्या प्रावधान किए गए इसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन में बढ़ोतरी। किस किस को दिया? इसमें मुसलमानों को पहले से चले आ रहा था, और पंजाब में सिखों को दे दिया गया, एक प्रांत में भारतीय ईसाइयों को, और 2 प्रांतों में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को, और 3 प्रांतों को छोड़ करके यूरोपीय समुदाय के लोगों को दे दिया गया। इसके अलावा एक नरेश मंडल की स्थापना की। तो ये 1919 के बाल शासन अधिनियम की विशेषता है।